हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विद गॉड सिंह में। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के लिए, जो अप्रैल 2025 को 16-17 तारीख में होने वाली है। दोस्तों, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आज हम देखेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा का जो सामान्य अध्ययन का पार्ट होता है उसमें किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। दोस्तों, इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने प्रैक्टिस सेट बनाया है। दोस्तों, आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेट का प्रश्न नंबर 1। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? ऑप्शन हीरोज, गफ, नील, हैवलॉक। एज राइट, हीरोज़ का सामना करना पड़ा था रानी लक्ष्मीबाई को। रानी लक्ष्मीबाई झांसी की अंतिम मराठा शासक जो गंगाधर राव थे उनकी विधवा थी। दोस्तों, झांसी को 1854 में डलहौजी ने अपनी हड़प नीति के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों, जून 1857 में रानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में विद्रोह का श्री गणेश हुआ। झांसी के पतन के बाद रानी ग्वालियर की ओर प्रस्थान कर गईं और वहां तात्या टोपे के साथ अंग्रेज़ों के कई युद्धों में अंग्रेज़ों को पराजित किया। 1858 में हीरोज़ के माध्यम से उन्हें वीरगति प्राप्त हुई। हीरोज़ ने उन्हें उनके गर्दन पर वार कर दिया, इस प्रकार उनकी मृत्यु हो गई थी। हीरोज़ ने कहा था कि भारतीय विद्रोहियों में यहाँ सोई हुई औरत अकेली मर्द है। दोस्तों, हीरोज़ रानी लक्ष्मीबाई से बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर अध्यारोपित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडादेश, लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सज़ा सुनाया जाना। क्या था दोस्तों? तो स्वदेशी आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो था ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन इसका मुख्य कारण था। दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन का मुख्य कारण यही था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से कितने खेलों को बाहर कर दिया गया? कॉमनवेल्थ गेम जो 2026 था उससे कितने गेमों को बाहर कर दिया गया है दोस्तों? तो 9 गेमों को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से बाहर कर दिया गया है। करंट का क्वेश्चन है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखते हैं। 2024 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के 127 देशों में से कौन सा स्थान मिला है? भारत को 127 देशों में से 102वां स्थान, 105वां, 108वां, 109वां कौन सा स्थान मिला है दोस्तों? तो इसमें 105वां स्थान मिला है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। इसमें 127 देशों ने भाग लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना या फिर उपयुक्त सभी? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन डी इज राइट। सतत विकास के लिए जो आवश्यक है वो जैविक विविधता का संरक्षण और प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता को घटाना, ये सभी सतत विकास के लिए आवश्यक हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है? वायु प्रदूषण से, ग्रीन हाउस गैस से,
जलवायु परिवर्तन, जल प्रदूषण किससे संबंधित है? इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट। कियोटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन से संबंधित है दोस्तों। एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता जिसे UNFCCC यानी कि यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज से संबंधित है। ये ग्रीन हाउस गैसों के निकास को कम करने से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित कार्बन, वन जैव मात्रा और मृदा, कृषि मृदा में प्रच्छादित कार्बन, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस में अंतर्विष्ट कार्बन, वायुमंडल में विद्यमान कार्बन। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए इज राइट। ब्लू जो कार्बन है वो महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्रों द्वारा प्रगृहित की जाती है, यानी कि ऑब्जर्व की जाती है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाली सी बीड प्लैंक्टनस होते हैं, मैंग्रोव वन होते हैं आदि ब्लू कार्बन का अवशोषण करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। उष्ण कटिबंधीय जो वन हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो ये साइलेंट वैली में पाए जाते हैं। शंकुधारी वन हिमाचल प्रदेश में पाए जाते हैं। कच्छ वनस्पति जो है वो सुंदरवन में पाई जाती है और पतझड़ वन राजस्थान में पाई जाती है। इस प्रकार ए का चौथा इसमें आ रहा है, डी ऑप्शन राइट है इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, कथन ए वन नवीकरण संसाधन है, कारण आर ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। इस प्रकार ऑप्शन दोनों सही है, क्योंकि वन जो है एक नवीकरण संसाधन है, पुनः इनका उत्पादन हो सकता है, पर्यावरण की गुणवत्ता को ये बढ़ाते हैं। इस प्रकार ए और आर दोनों सही हैं और ए की सही व्याख्या भी करता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट। अगला प्रश्न देखते हैं, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? बुदिहाल से, संगनकल्लू से, कोल्डी हवा से, ब्रह्मगिरी से। किससे संबंधित हैं? इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। संगनकल्लू राख का टीला से संबंधित है, कर्नाटक में है, ये कर्नाटक में है। संगनकल्लू कर्नाटक में है, कर्नाटक के मैसूर में। कर्नाटक के मैसूर के पास एक बेल्लारी जनपद है, बेल्लारी जनपद है, वहाँ है ये संगनकल्लू। यहाँ से राख के टीला प्राप्त हुए हैं। ये नवपाषाण कालीन पुरास्थल से संबंधित है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? ध्रुव तारा, अल्फा सेंटारी, सूर्य और लुव्दक। कौन सा तारा पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है? तो सूर्य जो तारा है पृथ्वी के सबसे अधिक समीप है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मिदनापुर नहर, कंशावती नदी, तवा प्रोजेक्ट कृष्णा नदी, मैत्तूर डैम कावेरी, उकाई प्रोजेक्ट ताप्ती नदी। तो कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन बी तवा प्रोजेक्ट है, वो तवा नदी पर भी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 13, भारत के संविधान की उद्देशिका
भारत के संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। इसका सही ऑप्शन दोस्तों डी ऑप्शन सही है। इसका संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक जो प्रभाव नहीं है। दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में सर्वोच्च न्यायालय की बृहद संविधान पीठ ने यह निर्णय लिया कि उद्देशिका संविधान का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 14, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक है? 35 वर्ष की आयु, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी इज़ राइट। पढ़ा लिखा होना चाहिए, यानी कि कोई भी साक्षर व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचन से होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन ए लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारत के चुनाव आयुक्त को किस द्वारा नियुक्त किया जाता है? दोस्तों वो किया जाता है ऑप्शन सी इज राइट। राष्ट्रपति के द्वारा चुना जाता है। अनुच्छेद 324(2) में इसका उल्लेख है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा। कौन सर्वोच्च है दोस्तों? तो इसका जो राइट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश जो है ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान रखता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तिक समानता, प्रौढ़ साक्षरता। मानव विकास सूचकांक में जो शामिल नहीं है वो है व्यक्तिक समानता, प्रौढ़ शिक्षा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। ये मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित किए जाते हैं। दोस्तों मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम UNDP ने वर्ष 1990 में मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 18, प्रति चयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? ऑप्शन ए कोटा प्रति चयन, स्नोबॉल प्रति चयन, सुविधाजनक प्रति चयन, वेब प्रति चयन। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इज राइट। सुविधाजनक प्रति चयन के माध्यम से पहुंच को शोधकर्ता तक आसानी से ले जाया जा सकता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 19, उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मापदंड का प्रयोग करता है? अभिसारी वैधता, भविष्य सूचक वैधता, रचना वैधता, समवर्ती वैधता। कौन सा सही है दोस्तों? इसका जो सही ऑप्शन है वो है भविष्य सूचक वैधता सही है। भविष्य सूचक वैधता में एक शोधकर्ता
समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 20, लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? टैप पैड, ऑप्टिकल माउस, टच पैड, सेंसिटिव स्क्रीन। लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है दोस्तों? तो वो है ऑप्शन टच पैड, इसका ऑप्शन सही है सी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 21, निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों को द्वितीयक स्रोत है? आंकड़ों का कौन सा द्वितीयक स्रोत है? अभिलेखी आंकड़े, प्रतिभागियों की डायरी, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, मौखिक वृत्तांत। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? ऑप्शन सी इसका सही है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के जो आंकड़े हैं वो द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत रखे जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? त्रुटि, स्थान त्रुटि, स्थिर त्रुटि, प्रत्युत्तर त्रुटि, प्रत्याशा त्रुटि। कौन सी त्रुटि सही है? तो प्रत्युत्तर त्रुटि, जो फलांक की त्रुटि है वो प्रत्युत्तर त्रुटि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 23, भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन कहलाता है? रघुनाथ माशेलकर, विजय भाटकर, जयंत निर्लीकर, नंदन नीलेकणी। कौन कहलाता है भारतीय? तो वो कहलाते हैं विजय भाटकर। विजय पांडुरंग भाटकर को भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। उन्होंने 1991 में भारत के पहले सुपर कंप्यूटर यानी पहला सुपर कंप्यूटर परम 800 के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 24, CPU ALU में होते हैं, क्या होते हैं? रैम स्पेस, रजिस्टर, वाइट स्पेस, सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। क्या होते हैं? CPU और ALU में होते हैं रजिस्टर होते हैं दोस्तों। CPU के ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इनकी फुल फॉर्म होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 25, किसी डॉक्यूमेंट्स में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+H, Ctrl+L, Ctrl+K, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है। इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए Ctrl+K को प्रयोग में लिए जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, राष्ट्रीय महिला आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? निर्मला सिंह राठौर, अंजलि कुमारी वर्मा, विजया किशोर रहटाकर, रेणु कुमार फाल्दोलिया। कौन? NCW की जो नई अध्यक्ष हैं वो हैं विजया किशोर रहाटकर, ये बनी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 27, वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 1 से 78, 1 से 24, 1 से 76, 1 से 55। कौन सी रैंक है भारत की वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 में? तो वो है 1 से 76वीं रैंक है दोस्तों। अगला प्रश्न 28, ई-दार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया? रक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय।
ईदार किसके द्वारा ये पोर्टल है लॉन्च किया गया है? तो वो किया गया ऑप्शन बी, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 29। प्रतिचयन के उस भाग को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के शोधकर्ता को उपलब्ध है? कोटा प्रतिचयन, स्नोबॉल प्रतिचयन, सुविधाजनक प्रतिचयन, वेब प्रतिचयन। जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है, ऐसे प्रतिचयन को सुविधाजनक प्रतिचयन कहा जाता है, जो सुविधा के अनुसार शोधकर्ता को उपलब्ध हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 30 और आज का लास्ट प्रश्न है दोस्तों। सभी प्रश्नों को अच्छे से एनालिसिस करना है। आइए देखते हैं लास्ट प्रश्न। उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मानदंड माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? ऑप्शन ए, अभिसारी वैधता, बी, भविष्य सूचक वैधता, सी, रचना वैधता, डी, समवर्ती वैधता। इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी सही है। भविष्य सूचक वैधता भावी मापदंड माप का प्रयोग करता है। दोस्तों कैसा लगा आज का सेशन कमेंट बॉक्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों आने वाली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करना है। प्रैक्टिस सेट लगा के दोस्तों प्रैक्टिस सेटों की अभ्यास कर के सही से उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा में सिलेक्शन लेना है दोस्तों। इसी के साथ नमस्कार, थैंक्स फॉर वाचिंग।